इसके बाद में आता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन जी का पहला नियम। न्यूटन ने बोला कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में ही बनी रहेगी, अनंत काल के लिए हमेशा यहीं पड़ी रहेगी। अगर ये पोडियम यहां पे रखा हुआ है तो अगर इसको यहां से हिलाया नहीं जाए तो आप 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद भी आके देखोगे तो यहीं पड़ा मिलेगा ये। क्यों? क्योंकि कोई भी बॉडी अपने आप अपनी स्टेट चेंज नहीं कर सकती। मान लो स्टेट चेंज करनी है तो क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। जब आप किक मारते हो फुटबॉल को तो क्या होता है? फोर्स लगाते हो, फोर्स लगाओगे तो ये मोशन में आ गए। अभी ये मोशन में ही रहेगी कब तक? जब तक आप इस पे फोर्स अप्लाई करके रोकोगे नहीं। सामने नेट आ गया तो नेट से टकरा के रुक जाते। क्यों? क्योंकि नेट से एक रिएक्शन फोर्स मिलता है इसको। ये नेट पे फोर्स लगाएगी, नेट इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा जिससे ये रुक जाएगी। तो फोर्स लगा तभी रुकी, है ना। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में ही बनी रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है वो हमेशा मोशन में ही बनी रहेगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए। तो पहला जो लॉ है ना वो आपको ये बताता है कि फोर्स नाम की भी कोई चीज होती है जो ऑब्जेक्ट्स को रेस्ट से मोशन में ला सकती है या फिर मोशन से रेस्ट में ला सकती है। तो फोर्स वो चीज होती है। अब हम बात करेंगे फोर्स की। अब आपके दिमाग में एक पिक्चर बनने लगी, अच्छा फोर्स का ये काम होता है। तो अब कितने टाइप के फोर्स होते हैं उसकी बात करेंगे। तो फोर्स क्या है, मतलब अगर आपको डेफिनेशन बनानी हो कि भी फोर्स क्या चीज है, तो फोर्स वो एक्सटर्नल फैक्टर है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को या तो चेंज कर देगा या चेंज करने की कोशिश करेगा। अगर मैं सपोज करो यहाँ एक बॉक्स रखा है और मैं उसको धक्का देता हूं और वो खिसक के आगे चला जाता है, इसका मतलब मैंने जो फोर्स लगाया उससे क्या हुआ? मोशन हुआ। लेकिन अगर बॉक्स काफी ज्यादा भारी है या इस दीवार को जाके मैं धक्का देने लग जाऊं तो दीवार हिलेगी क्या? तो क्या मैंने फोर्स नहीं लगाया? फोर्स तो लगाया। इसका मतलब फोर्स वो एक्सटर्नल फैक्टर है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को या तो चेंज कर देता है। अगर कम मास का कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको तो हिला देगा वो, और अगर कोई भारी चीज है तो उसको हिला ही नहीं पाया। इसका मतलब उसने एफर्ट किया, लेकिन उसका प्रयास किया, उसने उसको मोशन में लाने की कोशिश की। ये नहीं बोलेंगे कि फोर्स नहीं लगाया। अगर दीवार हिली नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि फोर्स नहीं लगाया, फोर्स लगाया लेकिन वो कम लगाया। जितना लगना चाहिए इसको दीवार को हिलाने के लिए उतना नहीं लगा पाए। तो हमने क्या बोला? फोर्स वो एक्सटर्नल फैक्टर जो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को या तो चेंज कर देता है या चेंज करने की कोशिश करता है। ठीक है, अच्छा। अब ये देखो दो टाइप के फोर्स होते हैं। एक तो होता है कॉन्टैक्ट फोर्स। एक दीवार है और आप जाके उसको धक्का मार रहे हो, है ना, धक्का मार रहे हो। आप इसको क्या कर रहे हो? धक्का मार रहे हो। तो आप कॉन्टैक्ट फोर्स लगा रहे हो। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या है? आप दीवार के कॉन्टैक्ट में आ रहे हो तभी तो फोर्स लग रहा है। हवा में थोड़ी ऐसे फोर्स लगा देंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? दीवार के कॉन्टैक्ट में आना पड़ेगा। तो इस टाइप के फोर्स को बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये कौन सा होता है भाई? जैसे मान लो कि दो इलेक्ट्रिक चार्ज है, दोनों पे सेम टाइप का चार्ज है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो दूर भाग जाएंगे एक दूसरे से। क्या इनका कांटेक्ट में आना जरूरी है उसके लिए कि ये जाके इसको धक्का मारे और ये इधर आके इसको धक्का मारे? नहीं, दूर से ही भागेंगे ये तो इसको बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। दो मैग्नेट्स होती है, आपने देखा होगा, मैग्नेट से खेले होंगे बचपन में। ये देखो, अगर दो मैग्नेट्स है मान लो और अपोजिट पोल पास पास है तो ये एक दूसरे से अट्रैक्ट होती है, दूर से अट्रैक्ट होंगे। कांटेक्ट में आना जरूरी नहीं है, दूर से ही फोर्स लग रहा है। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को यहां से छोड़ता हूं तो ये नीचे गिरता है क्योंकि अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही है, दूर से ही खींच रही है। अर्थ इसको पकड़ के थोड़ी खींच रही है। इसका मतलब ये सारे कौन से फोर्स है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। आप इमेजिन करो अर्थ के ऊपर कहीं भी हो, क्या आपके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा? स्पेस में चले जाओगे तब नहीं लगेगा। अर्थ के ऊपर रहोगे, अर्थ के आसपास भी रहोगे तो फोर्स लगेगा। तो ये कौन सा फोर्स है? ये है वेट फोर्स। कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको? तो अर्थ का जो फोर्स होता है, अर्थ की वजह से जो फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, उससे चीजों में एक्सेलरेशन आता है। एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो अर्थ की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है उसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं और जी की वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन इसको रफली हम कितना लेंगे कैलकुलेशन में? 10 लेके कैलकुलेशन किया करेंगे। ठीक है, तो ये बॉडी जब या ये पर्सन जब यहाँ पे अर्थ के ऊपर कहीं भी खड़ा हुआ है तो इसका मास है सपोज करो m, तो अर्थ इसके ऊपर एक फोर्स लगा रही होगी जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसको हम mg से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी हमें ग्रेविटेशनल फोर्स लिखना है तो क्या लिखेंगे? mg वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एक फोर्स तो ये हो गया जिसकी हम कैलकुलेशन करेंगे या जिसको हम आगे यूज करेंगे।
कई क्वेश्चन ऐसे करेंगे, ब्लॉक वाले सवाल या एक पुली वाले सवाल, जिससे कोई मास बंधा हुआ रहेगा तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा और मास नीचे आ रहा होगा, कोई ऊपर जा रहा होगा, तो उस टाइप की कैलकुलेशन में यही वाला फोर्स काम आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा होता है नॉर्मल या रिएक्शन फोर्स। ये क्या होता है भाई? जैसे मान लो कि अभी आप इस बेंच पे बैठे हुए ऐसे, ठीक है, मान लो यहाँ पे बैठे हुए हो और सोच रहे हो कुछ, तो आपके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा क्या? आपका कुछ मास भी है भाई, 100-150 ग्राम जो भी है आपका मास, आपका कुछ मास है, तो मास है तो आपके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा क्या? हाँ जी लगेगा। तो हम गिर तो नहीं गए नीचे, कौन बचा रहा है? क्योंकि सरफेस के ऊपर जब हम बैठे हैं तो जितना फोर्स हम सरफेस पे लगा रहे हैं उतना ही फोर्स हमारे ऊपर सरफेस भी लगा रही है ऊपर की तरफ, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। जो हमेशा आपको याद रखना है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। अगर मान लो कोई इंक्लाइन सरफेस है ऐसे और इसके ऊपर कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ऐसे कोई ब्लॉक रख दिया मान लो, तो इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किधर लगेगा? सोचो, इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ये वाला, ये तो लगेगा हमेशा नीचे की तरफ। ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा नीचे की तरफ लेनी है, अर्थ की तरफ ले जाती है ना? तो ये ब्लॉक जो होगा ना, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा होगा। अब यहाँ पे ये वाला एंगल थीटा मान लेते हैं एक बार। तो इस mg का, इस ग्रेविटेशनल फोर्स का अगर एक कंपोनेंट लिया जाए, इधर एक टुकड़ा, कंपोनेंट मतलब इसका टुकड़ा। कंपोनेंट कैसे करते हैं एक बार बता देता हूं, क्योंकि इसको हम कई जगह यूज करेंगे। ये कोई वेक्टर है और इसका आपको कंपोनेंट करना है। क्या करना है? इसका कंपोनेंट। कंपोनेंट मतलब टुकड़ा करना है। तो इस वेक्टर का थीटा से जुड़ा हुआ जो कंपोनेंट आता है वो हमेशा कोस होता है, ए कोस थीटा, और दूसरे वाला जो इसके परपेंडिकुलर आएगा वो आएगा साइन, ए साइन थीटा। ये इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि वेक्टर में जब आपको पढ़ाऊंगा तब तो सारा पढ़ ही लेंगे डिटेल में, लेकिन अभी क्योंकि कई कई जगह पे ये छोटी सी चीज काम आ जाती है कि किसी भी वेक्टर के आप टुकड़े कैसे करते हो, तो बिल्कुल आसान है। थीटा से जुड़ा हुआ कंपोनेंट कोस होता है और दूसरे वाला साइन होता है, ऐसे करना है, ठीक है। तो चलो इसके कंपोनेंट कैसे करेंगे mg के। तो अब आपको थीटा दिख गया होगा यहाँ पे, थीटा आपको थीटा पता होना चाहिए हमेशा, लेकिन तभी होंगे कंपोनेंट। तो थीटा से जुड़ा हुआ जो कंपोनेंट है ये होगा इधर mg cos थीटा, और दूसरा इधर होगा mg sin थीटा। अब बताओ दोनों के काम क्या है? mg sin थीटा का काम है इसको नीचे लेके आना ऐसे स्लाइड करवा के, और mg cos थीटा का काम है सरफेस को दबाना। अगर mg cos थीटा सरफेस को दबाएगा तो क्या इधर सरफेस भी इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लगाएगी? उसी को तो बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो देखो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मैंने कैसे लिया है? सरफेस के परपेंडिकुलर लिया है, हमेशा हमेशा परपेंडिकुलर लेना है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं दिखाना कभी भी। आई बात समझ में? अरे बोलो, ठीक है। तीसरा फोर्स है टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स मतलब जैसे एक रस्सी है, उसको दो लोग पकड़ के खींच रहे, एक उधर खींच रहा है एक इधर खींच रहा है, तो इस रस्सी में क्या होगा? एक टेंशन फोर्स डेवलप होगा। टेंशन फोर्स की डायरेक्शन हमेशा ऑब्जेक्ट से बाहर की तरफ होती है। इस ऑब्जेक्ट पे जो टेंशन फोर्स दिखाना है वो बाहर की तरफ दिखाना है। इस पे दिखाओगे तो इधर बाहर की तरफ दिखाओगे। आपने देखा होगा क्वेश्चंस पे डायरेक्शन दोनों तरफ बनाई हुई होती है। तो दोनों तरफ क्यों है? क्योंकि इसकी नजर से देखोगे तो टेंशन फोर्स इधर लग रहा है, ये वाला पर्सन इसको इधर खींच रहा है ना, और इसकी नजर से देखोगे तो इसको कोई इधर खींच रहा है, तो इस पे इधर दिखाना पड़ेगा। तो इसकी नजर से फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी, इसकी नजर से इधर होगी, इसलिए दोनों डायरेक्शन बनाई जाती है। और टेंशन फोर्स जो रस्सी में होगा ना वो कॉमन ही रहेगा। वैसे तो मान लो 10 न्यूटन का है तो 10 न्यूटन ही यहाँ पे होगा, 10 न्यूटन ही यहाँ पे होगा। ये नहीं होता कि ये ज्यादा ताकत से खींच रहा है तो यहाँ टेंशन फोर्स बढ़ जाएगा, यहाँ कम हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होता। पूरी रस्सी में टेंशन सेम रहेगा, अलग अलग पार्ट में टेंशन अलग अलग नहीं होता। मतलब पूरी रस्सी अगर 10 मीटर लंबी है तो ऐसे नहीं कि एक एक मीटर के जो पार्ट है उसमें अलग अलग लग रहा होगा। पूरी रस्सी में सेम ही, कहीं भी चेक कर लो टेंशन फोर्स सेम ही आएगा। तो ये भी एक फोर्स है। पुली वाले सवाल करोगे, किसी ब्लॉक को धागे से या रस्सी से बांध के खींचोगे, उस टाइप के क्वेश्चंस में ये काम आएगा आपके। आया समझ में? ठीक है। फिर फोर्थ है स्प्रिंग फोर्स। ये भी काफी काम का है। स्प्रिंग फोर्स मतलब स्प्रिंग की वजह से एक फोर्स डेवलप होता है। स्प्रिंग की, मान लो एक स्प्रिंग आपके पास, उसकी नेचुरल लेंथ है L। ये क्या है? इसकी नेचुरल लेंथ है, नॉर्मल लेंथ। एक स्प्रिंग आपके पास है 10 सेंटीमीटर लंबी है तो ये उसकी नेचुरल लेंथ बोली जाती है। अब अगर आप इसको कंप्रेस करते हो या इसको स्ट्रेच करते हो, यहां देखो कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस करोगे तो स्प्रिंग वापस से खुलने के लिए
अपनी इनिशियल स्टेट में आने के लिए एक फोर्स डेवलप करेगी जिसको बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। और उस स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा, जैसे एक्सटर्नल फोर्स आपने ऐसे लगाया तो उसके अपोजिट होगी, इधर होगी। एक्सटर्नल फोर्स की अपोजिट होती है हमेशा स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन। आप इस स्प्रिंग को कंप्रेस करने के लिए इधर फोर्स लगा रहे हो, एफ एक्सटर्नल का मतलब है बाहरी जो फोर्स लगा रहे हो दबाने के लिए, तो स्प्रिंग फोर्स किधर डेवलप होगा, इधर। इसको एफ एस बोल देते हैं। यहां पे इसको खींच दिया तो एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाया तो स्प्रिंग फोर्स किधर डेवलप होगा, अंदर की तरफ डेवलप होगा, इसको वापस से अपनी इनिशियल स्टेट में लाने के लिए। और ये जो स्प्रिंग फोर्स है इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसका फॉर्मूला होता है माइनस के एक्स। माइनस क्यों लगाया है सर? देखो माइनस इसलिए लगाया क्योंकि जिस डायरेक्शन में आपने डिस्प्लेसमेंट किया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स डेवलप हुआ है। जब आपने डिस्प्लेसमेंट किया स्प्रिंग का इधर तो फोर्स इधर डेवलप हुआ, और जब आपने इसको खींचा डिस्प्लेसमेंट इधर किया तो फोर्स इधर डेवलप हुआ। उल्टा हो रहा है ना, तो माइनस सिंबल अपोजिट डायरेक्शन को बता रहा है। एक्स का मतलब क्या है, कंप्रेशन या एक्सपांशन। इसको कंप्रेशन बोलते हैं, कंप्रेस कर दिया ना, इसको एक्सपांशन बोलते हैं, कितना खुल गई है, एक्स डिस्टेंस आगे इसकी लेंथ बढ़ा दी ना आपने, तो इसको एक्सपांशन बोलते हैं, इसको कंप्रेशन। तो चाहे कंप्रेशन हो या एक्सपांशन हो फॉर्मूला सेम ही रहता है, दबाओ चाहे खींचो एक ही बात है, फॉर्मूला सेम ही लगेगा। के क्या है यहाँ पे, के को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट। ये क्या चीज होती है सर? देखो स्प्रिंग कांस्टेंट स्प्रिंग की नेचर पे डिपेंड करेगा। एक तो आपके पास पतले से वायर की बनी हुई स्प्रिंग, आप उसको इजीली खींच देते हो, इजीली उसको कंप्रेस कर देते हो। लेकिन अगर वही स्प्रिंग मोटे वायर की बनाई जाए, तो मोटा सा वायर यूज करो तो उसको कंप्रेस करने में भी जोर आएगा, खींचने में भी जोर आएगा, तो नेचर चेंज हो गया ना स्प्रिंग की। तो ये मटेरियल पे डिपेंड करती है ये स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू, कि किस मटेरियल का आपने स्प्रिंग बना रखा है और कितनी लेंथ की स्प्रिंग है उस पर भी डिपेंड करती है। स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू लेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर बड़ी स्प्रिंग यूज करोगे ना तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम होता है। छोटी सी स्प्रिंग यूज करोगे, उसको काट के 2 टुकड़ों में आप डिवाइड कर दो तो स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाएगा उसका। समझ रहे हो बात? तो स्प्रिंग कांस्टेंट किस पे डिपेंड कर रहा है? मटेरियल पे। ये आपको गिवन होता है क्वेश्चन में। अलग अलग टाइप की जो स्प्रिंग होती है ना, टाइट लूज, जिसकी जो लूज स्प्रिंग होती है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम रहेगा, और जो टाइट स्प्रिंग होती है जिसको खींचने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होता है ना। ये चीज समझ में आई क्या? तो ये चीज आपको याद रखनी है। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या है? के इंटू एक्स, के आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, कोई आपको इसकी वैल्यू याद नहीं करनी है, गिवन होता है। एक्स आपको पता लगाना हो सकता है क्वेश्चन में सॉल्व करके, और एक्स भी अगर गिवन है तो स्प्रिंग फोर्स बता सकते हो, है ना, इससे कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, अगर आपको स्प्रिंग फोर्स के बारे में थोड़ा समझ में आया, तो ये मेरे पास एक स्प्रिंग है, मैंने इससे एक मास लटका दिया, एम मास लटकाया इससे, तो मैंने क्या देखा कि ये थोड़ी सी ऐसे खींच के और किसी पॉइंट पे जाके रुक गई। अब ऐसे खींची, यहां पे जाके रुक गई, तो क्या रुकने का मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बैलेंस हो गया होगा, क्योंकि अगर वो लगता ही जाता तो ये तो खींचती जाती ऐसे, कहीं ना कहीं जाके ये रुक गई ऐसे, थोड़ी खींची फिर रुक गई, तो क्या हुआ होगा यहाँ पे? नीचे की तरफ लगा होगा इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स मास के ऊपर। अब ये गिर तो नहीं रहा है, इसका मतलब ऊपर की तरफ भी एक फोर्स डेवलप हो रहा है, वो जो स्प्रिंग डेवलप कर रही है। और उस स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस के एक्स। अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो माइनस हटा भी सकते हो कि कितना है। अब ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स आपस में क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए, तभी तो रुका ये ऑब्जेक्ट। अगर ये ज्यादा होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ये ज्यादा होगा तो ये नीचे आ जाएगा, ये तो कहीं नहीं जा रहा है, रुक गया ये। इसका मतलब दोनों बैलेंस है। इसका मतलब स्प्रिंग फोर्स को बताने के लिए अगर के और एक्स आपको गिवन नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इससे भी बता सकते हो कि ये mg के बराबर होगा यहाँ पे, अगर ये रुक गया तो। अगर ये बैलेंस हो गया इसका मतलब नीचे वाला फोर्स इक्वल टू ऊपर वाला फोर्स। कई बार होगा ही ऐसा होगा कि आपको ये के और एक्स गिवन ही नहीं होगा कि कितना खींची, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना था, गिवन ही नहीं होगा, तो फिर कैसे कैलकुलेट करोगे? तो जितना फोर्स लग रहा है उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स, उतना ही स्प्रिंग फोर्स डेवलप हुआ होगा ताकि आपस में वो बराबर हो गए। आया समझ में? इस तरीके से करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लो कि ये एक्सटर्नल फोर्स आपने 10 न्यूटन का लगाया और स्प्रिंग यहाँ पे ऐसे खींच के रुक गई, इसका मतलब स्प्रिंग फोर्स भी कितना डेवलप हो रहा है? 10 न्यूटन के बराबर, एक्सटर्नल फोर्स के बराबर। बस अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा होगा डेवलप, लेकिन होगा तो 10 न्यूटन के बराबर ही, क्योंकि 10 से कम होता तो ये और खिंच जाती
और 10 से ज्यादा होगा तो ये इधर आ जाती, बराबर हो गए दोनों, तभी तो रुका है। ऐसे खींच के आपने यहाँ रोक दिया इसको, इसका मतलब दोनों बराबर है। ठीक है, चलो अगर आपको समझ में आ रही है बातें तो बताओ कि फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स। इन ब्लॉक्स के बीच में यहां पे और यहां पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना होगा, यहां पे कितना होगा, और यहां पे कितना होगा, तीनों जगह पे बताएंगे। चलो सोचो, सोच के बता दो। चलो मैं यहाँ पे कुछ सिंबल दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ी आसानी हो जाए। जैसे इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो होगा N1। इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो होगा उसको ये नीचे दबाएगा इसको, तो ये ऊपर दबाएगा इसको, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स डेवलप करेगा N2। ये नीचे दबाएगा सरफेस को तो ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स डेवलप होगा N3। तो N1 N2 N3 बताना है आपको। सोचो एक बार कितना कितना होगा, देखते हैं कितने लोग सही करते हैं इसको। देखो सबसे पहले तो जैसे N1 कैलकुलेट करना है तो पहले तो ये देखो कि कौन कौन सी सरफेस यहाँ पे कांटेक्ट में है। तो एक ऊपर वाला ब्लॉक है और एक नीचे वाला ब्लॉक है, ये वाली कांटेक्ट सरफेस होगी। अब ऊपर वाला जो ब्लॉक है वो कितने फोर्स से नीचे वाली सरफेस को दबाएगा, तो इसका मास है 4 किलोग्राम, तो यहाँ पे फोर्स लगेगा 4 × 10 mg लगेगा ना, जी की वैल्यू 10 ले रहा हूँ तो mg लगेगा, यानी 40 न्यूटन नीचे लगेगा। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी कितना होगा, N1 होगा 40 न्यूटन के बराबर। लेकिन जब आप इस नीचे वाले ब्लॉक की बात करोगे, इन दोनों सरफेस के बीच में बात करोगे, तो ऊपर दो ब्लॉक आ गए अब, और दोनों का मास है 4 + 2 यानी 6 किलोग्राम। तो 6 किलोग्राम की वजह से यहाँ पे जो फोर्स लगेगा 6 × 10 यानी mg है ना, 60 न्यूटन लगेगा। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी 60 न्यूटन के बराबर डेवलप होगा। ये चीज भी समझ में आ गई होगी। और तीसरा इसके लिए देखो, तो तीसरा वाला जो ब्लॉक है इसके ऊपर अब ये तीनों ही है, मतलब देखो इस सरफेस के बीच में आपको कांटेक्ट फोर्स निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो 1 2 3 तीनों का मिला के टोटल मास हो गया, कितना हो गया 12 किलोग्राम। तो 12 किलोग्राम है तो नीचे लगेगा 12 × 10 120 न्यूटन, और ऊपर भी कितना डेवलप होगा फिर 120 न्यूटन के बराबर। कितने लोगों के आंसर सही है भाई, अब तो बता सकते हो ना कैसे करना है। आपको सिर्फ ऊपर वाले ब्लॉक को देखना है भाई, इस सरफेस के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो ऊपर वाले ब्लॉक की वजह से लगेगा mg, तो मैंने इसको कंसिडर किया। फिर इस वाले जैसे यहाँ पे मुझे देखना है तो मैंने इन दोनों ब्लॉक को कंसिडर किया, क्योंकि ये दोनों मिलके फोर्स लगाएंगे नीचे की तरफ। तो 4 और 2 6 यानी 60 न्यूटन नीचे लगेगा, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स 60 न्यूटन के बराबर होना चाहिए। और तीसरे वाले ब्लॉक के नीचे यहाँ पे देखा तो इस वाली सरफेस के लिए ऊपर 3 ब्लॉक रखे हैं जिनका टोटल मास कितना है 12 किलोग्राम। तो 12 × 10 यानी कि इतना फोर्स नीचे लगा, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी कितना होगा 120 न्यूटन के बराबर। जितना नीचे लगेगा उतना है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा ये जितना फोर्स अप्लाई करेंगे उसके बराबर ही होगा। जैसे एक और एग्जांपल, इसका आंसर लिख लेना एक बार। एक और एग्जांपल, जैसे मैं एक दीवार है उसको पुश कर रहा हूँ, ऐसे मैं फोर्स लगा रहा हूँ इसके ऊपर, है ना, मान लो मैं ऐसे पुश कर रहा हूँ, तो मैंने दीवार पे लगाया सपोज करो 50 न्यूटन का फोर्स। तो बताओ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना होगा और किधर होगा। तो दीवार पे अगर ऐसे फोर्स लगा रहे हो तो रिएक्शन फोर्स इधर आएगा मेरे हाथों पे, मेरे को हाथों पे दबाव महसूस होगा ना, इधर कितना 50 न्यूटन के बराबर। आ गई बात समझ में। देखो ये क्वेश्चन है, ए बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम इज सस्पेंडेड बाय ए स्प्रिंग बैलेंस ऑन ए इंक्लाइन प्लेन एज शोन इन फिगर, द स्प्रिंग बैलेंस विल मेजर। अब ये स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है भाई, देखा है क्या कभी आपने। एक स्प्रिंग बैलेंस होता है, मतलब एक छोटा सा ऐसे डिवाइस होता है, उसके अंदर एक स्प्रिंग होती है, उससे आप कोई भी वेट लटकाते हो तो वो वहां पे दिखाता है, रीडिंग दिखाता है कि 5 किलोग्राम 2 किलोग्राम 10 किलोग्राम। तो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, जैसे आप उस पर फोर्स लगाते हो, नीचे वेट लटकाओगे तो वो खींचेगा, तो स्प्रिंग खींचेगी, तो कहीं ना कहीं जाके वो जो mg है वो ऊपर लगने वाले स्प्रिंग फोर्स से बैलेंस होगा, तो वहां पे जाके वो पॉइंटर रुक जाएगा। एक पॉइंटर लगा देते हैं उसके ऊपर, तो वो जहां पे रुकता है वहां पे लिख देते हैं फिर 5 किलोग्राम है, तो उससे अननोन मास भी हम कैलकुलेट कर पाते हैं बाद में। तो यहाँ पे जितना फोर्स इसके ऊपर लगा रहे होंगे वही स्प्रिंग बैलेंस शो करता है। अगर आप स्प्रिंग बैलेंस से 5 किलोग्राम वेट लटकाओगे तो उससे कितना फोर्स बना, 5 किलोग्राम से कितना फोर्स बनेगा 5 × g, वेट फोर्स की अगर बात करें तो mg है ना, 50 न्यूटन लगा तो ये 50 न्यूटन यहाँ पे दिखाएगा। तो स्प्रिंग बैलेंस किसको दिखाता है, उस पर कितना फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स उसको बताता है। अब देखो
ये मास है, ये इंक्लाइन सरफेस पे रखा हुआ है और ये जो इंक्लाइन सरफेस है इसका एंगल भी दिखा रखा है आपको 30 डिग्री। कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं दिखाते हैं। एक तो लग रहा होगा नीचे mg, ठीक है, और इसकी वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स प्रोड्यूस होगा यहाँ पे, ऐसे ऐसे होगा ना। अब ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स mg के बराबर तो नहीं होगा, है ना, तो आपको इसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे। अच्छा, इंक्लाइन सरफेस के लिए एक चीज याद रखो कि ये जो सरफेस के परपेंडिकुलर आप लाइन ड्रॉ करते हो ना नॉर्मल वाली, इसका जो एंगल बनता है यहाँ पे ये वही होता है जो यहाँ पे ये इंक्लाइन सरफेस का होता है। अगर यहाँ 30 डिग्री है तो ये भी कितना आएगा 30 डिग्री के बराबर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे ये इंक्लाइन सरफेस है, ये 30 डिग्री एंगल है, अब यहाँ पे कोई मास रख दिया तो उस पे जो mg लगेगा, अगर आप उसकी डायरेक्शन पता करोगे किससे, सरफेस के नॉर्मल एक लाइन से, सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन से, तो ये वाला एंगल भी कितना आएगा 30 डिग्री आएगा। ज्योमेट्री से आप इसको प्रूव कर सकते हो, ज्योमेट्री यूज करके कि भी हाँ ये एंगल थीटा है, ये इतना होगा, ऐसा करके प्रूव कर सकते हो। बाकी इतना कोई डीपली जाने की जरूरत नहीं, आप सीधा भी याद रख सकते हो कि mg का सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ करोगे उससे एंगल कितना बनेगा, जितना यहाँ पे दिखा रखा होगा, सेम ही होते हैं ये। चलो अब बताओ mg का इधर वाला कंपोनेंट कितना होगा, मास दे रखा है क्या 5 किलोग्राम दे रखा है ना, तो इधर लगेगा mg cos थीटा, इधर लगेगा mg cos थीटा। m 5 किलोग्राम है, g की वैल्यू 10 है, cos 30 डिग्री। अच्छा cos 30 याद है क्या, कितना √3/2, वेरी गुड। तो ये आएगा अपना 25√3 आया क्या, ये लो जी। ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, क्योंकि ब्लॉक ना तो अंदर गया सरफेस के ना ऊपर उड़ा, इसका मतलब ये दोनों आपस में बैलेंस होंगे। भाई आमने सामने वाले फोर्स को बैलेंस कर दो, तो यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो आएगा 25√3 न्यूटन के बराबर। ठीक है, लिख लो आंसर, नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा ये थोड़ी पूछा है, सॉरी एक सेकंड, ये नहीं पूछा हमको, ये तो हमने नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट कर दिया, हमें तो पूछा है स्प्रिंग क्या शो करेगा, स्प्रिंग बैलेंस क्या दिखाएगा। तो इस पे इधर कितना फोर्स लगा, हाँ mg साइन थीटा, अपना आंसर होगा mg साइन थीटा, क्योंकि इधर तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बैलेंस हुआ, स्प्रिंग कितना खींची वो इस पे डिपेंड करेगा। बताओ mg साइन 30 कितना 1/2, आंसर 25 न्यूटन, ये है अपना आंसर। ये लिखो तो लिख लो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना है, बाकी अपना आंसर ये है 25 न्यूटन, ये दिखाएगा स्प्रिंग। तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ, रीडिंग ऑफ, इसको मिटा देते हैं, इसका काम नहीं है, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस कितना लिख देता हूँ mg साइन 30, जिसको सॉल्व किया तो कितना आया अपना 25 न्यूटन, अपना आंसर आ गया, ये अपना आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, देखो ए बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स, फोर्स आपको बता रखा है 6i केप माइनस 8j केप प्लस 10k केप एक्वायर्स एन एक्सेलरेशन ऑफ, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड दे रखा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द मास ऑफ दिस बॉडी मस्ट बी, तो उसका मास बताना है। वैसे तो ये चीज हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपने हो सकता है ये छोटी क्लासेस में पढ़ रखा हो, बहुत फेमस फॉर्मूला है F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, पढ़ा है कि ये, तो इसको यूज करेंगे, शायद 9th क्लास में आ जाता होगा ये, है ना। तो आपको मास पूछा है तो क्या करना है, फोर्स डिवाइडेड बाय मास करना है, सॉरी एक्सेलरेशन करना है। तो एक्सेलरेशन तो आपको दे ही रखा है, फोर्स कहां से लाओगे, सर फोर्स दे रखा है ना ये रहा, तो इसका मैग्नीट्यूड लिखना है यहाँ पे। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, जब भी आपको कोई वेक्टर दे रखा हो आई केप जे केप के केप की टर्म्स में, तो उसमें आई केप जे केप और के केप वाली जो टर्म्स है उनका स्क्वायर करके ऐड कर लो, फिर अंडर रूट कर दो। जैसे यहाँ पे आई के वाली टर्म है 6, तो 6 का स्क्वायर, जे के वाली टर्म है -8, तो 8 लो या -8 लो, स्क्वायर करना है आपको, तो प्लस ही हो जाएगा ये, तो प्लस 10 का स्क्वायर। बता दो आंसर कितना आएगा 36, 64, ये तो 100 हो गया, 100 ये हो गया, तो अंडर रूट में 200 आ रहा है, तो 100 इंटू 2 लिखोगे तो 100 से 10 बाहर आ जाएगा, अपना आंसर आया 10√2 न्यूटन। तो वहां पे वैल्यू पुट कर दो, खत्म क्वेश्चन। अभी तो हम रफ्तार पकड़ेंगे, ये तो बेसिक चीजें चल रही है। लो जी आगे बढ़ते हैं, देखो ए पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v इज एक्टेड बाई 3 फोर्सेस शोन बाय द वेक्टर ट्रायंगल PQR। P
Q और R, ये तीन वेक्टर दिखा रखे हैं यहाँ पे, तीनों कंटिन्यूस फॉर्म में है। देखो एक चीज नोटिस करो, P ऊपर है, फिर Q इधर है, R इधर, वापस घूम के वहीं आ गए। ये स्पेशल केस है, अभी आपको बताऊंगा। क्या पूछा? द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी, मतलब जिस पार्टिकल पे ये तीनों फोर्स लग रहे होंगे जो वेक्टर से दिखा रखे हैं, उसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो पहला आंसर है, इसमें ऑप्शन दे रखा है चेंज अकॉर्डिंग टू द स्मॉलेस्ट फोर्स क्यू आर, मतलब इसमें सबसे जो छोटा फोर्स है क्यू आर, ये वाला है ना, क्यू आर फोर्स, तो इसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया, ऐसे बोल रहा है। दूसरा है इंक्रीज, तीसरा है डिक्रीज, और फोर्थ है रिमेन्स कांस्टेंट। पहले तो एक चीज ये याद रखो कि जब भी आपको फोर्स ऐसे कंटिन्यूस फॉर्म में दिखा दे, चाहे 3 फोर्स हो, चाहे 4 हो, चाहे 50 हो, कितने भी हो, अगर फोर्सेस को कंटिन्यूस फॉर्म में दिखा रखा है तो उनका रिजल्टेंट हमेशा 0 आएगा। अगर n नंबर ऑफ वेक्टर्स कंटिन्यूस फॉर्म में है ना, n नंबर ऑफ वेक्टर्स कंटिन्यूस फॉर्म में है, तो क्या होगा? उनका रिजल्टेंट हमेशा 0। जैसे एक और एग्जांपल, ये एक फोर्स है, या ये एक वेक्टर, ये एक दूसरा वेक्टर, ये तीसरा वेक्टर है, ये फोर्थ वेक्टर हो गया, फिर ये घूम के वापस वहीं आएगा, तो इन सब का रिजल्टेंट 0 आएगा, कंपल्सरी है ये। इसको पॉलीगन लॉ भी बोलते हैं बाद में हम, है ना। तो इसको याद रखो, ये लॉ है एक तरह से कि अगर कंटिन्यूस फॉर्म में आ गए तो रिजल्टेंट 0। हियर P प्लस Q प्लस R इक्वल टू 0 बिकॉज ऑल द फोर्सेस आर इन continuous form so that the object remains, जब फोर्स ही नहीं लग रहा तो क्या होगा बताओ? रेस्ट में रहेगा ना। अगर ये मूव कर रहा होता और फिर ये क्वेश्चन पूछ लेता तो जितनी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा होता वही आंसर होता, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता ही जाता वो, क्योंकि फोर्स जरूरी है ना स्टेट चेंज करने के लिए। तो इसका आंसर क्या है? ये फोर्थ वाला ऑप्शन है। वेलोसिटी के बारे में पूछ रहा है ये कि वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज डिक्रीज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट रहेगी। देखो क्वेश्चन है, ए ब्लॉक ऑफ मास 4 किलोग्राम इज सस्पेंडेड थ्रू 2 लाइट स्प्रिंग बैलेंस। लाइट का मतलब इनका वेट आपको ना के बराबर मानना है, स्प्रिंग बैलेंस का, ए एंड बी, देन ए एंड बी विल रीड रेस्पेक्टिवली। तो ए और बी क्या रीड करेंगे, क्या मतलब रीडिंग आएगी उसके ऊपर, कितना मास शो करेंगे? तो एक चीज नोटिस करो, ये दोनों आपने स्प्रिंग बैलेंस है, दोनों को एक के बाद एक लगा दिया और नीचे एक वेट लटका दिया। अब ये वेट फोर्स कितना है? 4 इंटू जी, यानी कि 40 न्यूटन का फोर्स लगेगा। लेकिन स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर जो रीडिंग लिखी जाती है वो 40 न्यूटन नहीं लिखते हम लोग, क्या करते हैं हम जी से उसको डिवाइड करके लिखते हैं हमेशा। जैसे ये जो भी फोर्स लगा है ना उसको जी से यानी 10 से डिवाइड कर दो तो 4 आएगा, तो 4 किलोग्राम दिखा देगा। अब लोग इसी तरह घूम के आने की क्या जरूरत है, आप सीधा ये लिखो ना कि 4 किलोग्राम लटका रखा तो ये 4 किलोग्राम दिखाएगा। ये क्यों बताया हमको कि 40 न्यूटन लगेगा, फिर वो 10 से डिवाइड करना है, फिर वो ये दिखाएगा? वो इसलिए बताया क्योंकि कोई जरूरी नहीं है वेट लटकाओ, आप हो सकता है इसको पकड़ के खींच लो, तो आप हाथ से पकड़ के खींच रहे हो, वो दिखा रहा है 2.5 किलोग्राम, तो आपका हाथ 2.5 किलो का थोड़ी है। बात समझ में आई क्या? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने जो फोर्स लगा रहा है उसके अकॉर्डिंग वो रीडिंग आप नोट कर रहे हो या वो रीडिंग आपको दिखा रहा है। अगर आप बहुत ताकत से इसको खींचोगे, हो सकता है आप इसको 100 न्यूटन फोर्स से खींच दो आप, तो फिर यहाँ पे रीडिंग क्या आएगी? स्प्रिंग बैलेंस तो मास दिखाएगा, वो दिखाएगा 100/10 यानी कि 10 किलोग्राम दिखाएगा। अब हाथ 10 किलोग्राम का थोड़ी है। बात समझ गए ना, इसलिए ये चीज बताइए, ठीक है। चलो अभी तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, तो 40 न्यूटन नीचे लगा, 10 से डिवाइड कर दो 4 किलोग्राम, तो बी वाला जो स्प्रिंग बैलेंस है वो रीड करेगा 4 किलोग्राम। अब इसका खुद का तो मास कुछ है नहीं, इसने क्या बोला देखो, लाइट स्प्रिंग बैलेंस। लाइट का मतलब क्या होता है? हल्के हैं बिल्कुल। तो ये वाला जो स्प्रिंग बैलेंस है इसके नीचे कितना वेट लटका हुआ है? वो 4 किलोग्राम। इसका तो ना के बराबर है, ऑलमोस्ट 0 मान लो, तो 4 किलोग्राम। तो ये भी कितना दिखाएगा? ये भी 4 किलोग्राम दिखाएगा। दोनों ही 4 किलोग्राम शो करेंगे। लेकिन अगर मान लो इस स्प्रिंग बैलेंस का 1 किलोग्राम मास होता तो 1 और 4 यानी कि 5 किलोग्राम हो जाता, तो ये 5 किलोग्राम दिखाता, है ना। तो बस स्प्रिंग बैलेंस की आपको भी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि ये क्या चीज दिखाता है और वो कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ए ब्लॉक ऑफ मास 10 किलोग्राम इज सस्पेंडेड एज शोन इन फिगर, फाइंड द टेंशन T2। तो आपको टेंशन T2 कैलकुलेट करके बताना है।
ये वाला जो टेंशन है ना T2, ये कैलकुलेट करना है। देखो T1 टेंशन नीचे लग रहा है इस वेट की वजह से, इधर रस्सी में टेंशन आपको T2 दिखा रखा है, इधर टेंशन है T3। तो क्या क्या बताना है इसमें, इसमें सिर्फ टेंशन T2 ही कैलकुलेट करके बताना है। देखो इस टाइप की क्वेश्चंस में हम अगर कंपोनेंट मेथड यूज करेंगे तो थोड़ा इजी पड़ेगा। कंपोनेंट मेथड क्या होता है, देखो मैं क्या करूंगा कि ये जो टेंशन फोर्स है ना, इसके कंपोनेंट्स ले लूंगा। जैसे कंपोनेंट कैसे लेना है वो समझना। देखो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी है इस पॉइंट के ऊपर जहां पे ये तीनों टेंशन अप्लाइड है। नीचे की तरफ कितना वेट फोर्स लग रहा है, 10 किलोग्राम की वजह से लगेगा mg, यानी कि 10 इंटू 10 100 न्यूटन लगेगा। तो ये जो 100 न्यूटन है ये टेंशन फोर्स T1 क्रिएट कर रहा है। इसका मतलब T1 किसके बराबर है, 100 न्यूटन के बराबर है। पहली चीज तो ये समझ में आ गई। फिर दूसरी चीज देखो यहाँ पे एंगल 60 डिग्री दिखा रखा है और फिर ये एक z बन रहा है यहाँ पे। तो ये जो अल्टरनेट एंगल होते हैं ना z के अंदर, देखो ऐसे जाके ऐसे आ गए ना, तो ये एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये 60 डिग्री होगा। इधर देखो ये 30 डिग्री दिखा रखा है, इधर भी एक z बन रहा है, तो ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री के बराबर होगा। अल्टरनेट एंगल्स है ना। अब आपको कंपोनेंट्स करने हैं। कंपोनेंट करने के लिए किसी भी वेक्टर का थीटा से जुड़ा हुआ कंपोनेंट बताया था, क्या लेते हैं, कॉस थीटा। तो T2 का इधर जो कंपोनेंट आएगा ये आएगा T2 कॉस 60 डिग्री और ऊपर आएगा T2 साइन 60 डिग्री। फिर T3 के कंपोनेंट करो, इसका इधर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा T3 कॉस 30 डिग्री और ऊपर आएगा T3 साइन 30 डिग्री। अब एक चीज नोटिस करो, जो ऑब्जेक्ट ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पे फोकस करो। ये ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, ये रस्से बंधी हुई है, ये मास बंधा हुआ है, ये वाला पॉइंट फिक्स है यहाँ पे। तो इसका मतलब ऊपर लगने वाले फोर्स और नीचे लगने वाले फोर्स आपस में बैलेंस हो रहे होंगे। इसका मतलब T2 साइन 60 प्लस T3 साइन 30 ये मिलके किसको बैलेंस कर रहे हैं, ये 100 न्यूटन को बैलेंस कर रहे होंगे। अच्छा साइन 60 कितना होता है, √3/2। ये वैल्यूज याद होनी चाहिए भी थोड़ी, है ना। और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, इक्वल टू 100। थोड़ा सिंपल करना चाहो तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये आ जाएगा T2 इंटू √3 प्लस T3 और ये 2 से मल्टीप्लाई होगी, ये 2 तो हट गया, इधर 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 200 आएगा। ये एक इक्वेशन टाइप बन गई। ऐसे ही एक चीज और नोटिस करो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दो फोर्स हैं। इधर लग रहा है T2 cos 60 और इधर लग रहा है T3 cos 30। अब ये पॉइंट ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, इसका मतलब ये भी आपस में बैलेंस हो रहे होंगे। कौन कौन से फोर्स, T2 cos 60 इक्वल टू T3 cos, मैंने इनको बराबर क्यों लिखा है बताओ, क्योंकि ये बराबर होंगे तभी तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तभी तो नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 बनेगा, इसलिए दोनों बराबर होने चाहिए। तो T2 cos 60 होता है 1/2 और T3 इंटू cos 30 होता है √3/2। 2 ने 2 को मार दिया इधर, तो T2 और T3 में एक रिलेशन आ गया, T2 इक्वल टू √3 T2 आ गया, T3 आ गया, T3 है ना ये, हाँ T3 आ गया। तो ये अपने पास में एक रिलेशन आ गया, इसको मैं सेकंड इक्वेशन बोल देता हूं एक बार। अब आपके पास देखो दो वेरिएबल्स हैं, दो इक्वेशन है, इजीली दोनों को फाइंड कर सकते हो। आप T2 कैसे फाइंड करोगे, तो T2 फाइंड करने के लिए आपको सिंपल सा काम करना है। ये देखो ये जो T3 है ना, इसको आप T2/√3 भी लिख सकते हो, लिखने को √3 इसके नीचे ले जाके लिख दो। तो मैं T3 को लिख देता हूं T2/√3, कौन सी इक्वेशन में, पहली इक्वेशन में। तो बाई इक्वेशन 1 लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। ये जो इक्वेशन 1 है इसमें लिख रहा हूं मैं T2 इंटू √3 प्लस T3 की जगह क्या लिखना है, T3 की जगह क्या लिखो बोलो, T2/√3 लिख देता हूं, T2/√3 और इधर आ जाएगा सामने कितना आएगा 200, है ना। इस वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करिए। आप एक काम करो √3 एलसीएम ले लो, तो इधर आएगा √3 मल्टीप्लाई होकर 3T2 और इधर आएगा T2 इक्वल टू 200। बताओ ऊपर क्या बना 4T2 इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा 200 √3, तो T2 इक्वल टू 4 से डिवाइड करोगे तो 50 आ गया, क्या 50, ये आ गया आंसर। और आप चाहो तो T2 की वैल्यू पुट करके फिर T3 भी फाइंड कर सकते हो किसी भी इक्वेशन से,
है ना। तो अभी तो आपको T2 बताना था, तो कौन सा आंसर करेक्ट है अपना, डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 किलोग्राम इज एट रेस्ट, नाउ a force of F equal to 6t square I k plus 4t j cap is applied on the object, then velocity of the object at t equal to 3 second is। तो आपको t equal to 3 सेकंड पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बतानी है। ये बोल रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है और शुरुआत में ये क्या है, रेस्ट में है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0, u बोल देता हूँ इनिशियल वेलोसिटी को, 0 है शुरुआत में, और मास बता रखा है 3 किलोग्राम। फिर हमने इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया, कितना है, 6t स्क्वायर आई केप प्लस 4t जे केप, ये हमने अप्लाई किया। और उसके बाद में पूछा है कि इसकी 3 सेकंड बाद में, आफ्टर 3 सेकंड इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो इसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये वाली चीज यूज करनी पड़ेगी। यहां पे एक चीज ये याद रखो, देखो फोर्स आपको वेक्टर फॉर्म में गिवन है ना, और अगर आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना हो तो आपको एक फॉर्मूला पता है न्यूटन के सेकंड लॉ से, वैसे मैं वो आगे बताऊंगा, लेकिन क्योंकि फेमस फॉर्मूला इसलिए थोड़ा यूज कर लेते हैं इस क्वेश्चन में। A इक्वल टू एफ बाई एम, एफ इक्वल टू एम ए लिखो या A इक्वल टू एफ बाई एम लिखो, एक ही बात है। तो मास कितना दे रखा है, 3 किलोग्राम, तो 3 से मैं इसको डिवाइड कर दूं अगर फोर्स को, तो मुझे क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा, 6t स्क्वायर आई केप प्लस 4t जे केप। इसको डिवाइड किससे करना है, मास से, यानी कि 3 से। तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ गई अपने पास में, 2t स्क्वायर आई केप प्लस 4/3t जे केप। सर हमें तो वेलोसिटी फाइंड करनी है, ये एक्सेलरेशन क्यों फाइंड कर रहे हो। देखो अगर एक्सेलरेशन आपको पता चल गया तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ये होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। वेलोसिटी के चेंज होने की जो रेट होती है ना, पर सेकंड कितना वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसी का नाम होता है एक्सेलरेशन। तो यहां से क्या हम dv इक्वल टू a dt ऐसा लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, dt को इधर मल्टीप्लाई कर दो। अब a की वैल्यू तो पता ही है, तो लिखो dv इक्वल टू, क्या लिखना है, 2t स्क्वायर आई केप प्लस 4/3t जे केप इंटू dt। अब हमें तो v बताना है, तो v के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि dv का इंटीग्रेशन v होता है, तो उससे v निकल के आ जाएगा। तो क्या करेंगे अब, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन जिसके रेस्पेक्ट में करते हो ना, उसकी लिमिट भी लगाई जाती है। जैसे यहाँ पे v के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो पहले वेलोसिटी कितनी है, 0, और बाद में कितनी होगी, मान लो v, तो v आपको पता करना है। शुरुआत में टाइम t इक्वल टू 0 लेते हैं और बाद में 3 सेकंड पे पूछा, तो 0 से 3 की लिमिट इधर लगा दो, ठीक है। dv का इंटीग्रेशन v, लिमिट्स 0 से v ऐसे लिख देंगे। और फिर देखो यहां पे 2 एज इट इज रखा, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, t पावर 3/3 होता है, ये आ गया, और प्लस 4/3, और इस t का इंटीग्रेशन, ये जो t है ना कांस्टेंट एज इट इज लिखे जाते हैं, और t का इंटीग्रेशन होगा, t के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, t स्क्वायर बाई 2 जे के, और लिमिट क्या है 0 से 3। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे v माइनस लोअर लिमिट 0, तो v माइनस 0 v बन जाएगा। इधर क्या आएगा, पहले अपर लिमिट पुट करो, जहां भी t लिखा हो वहां पे 3 लिख दो, तो ये बनेगा 2/3 ये वाला, और t का क्यूब है यानी कि 3 का क्यूब कर दिया इनटू आई के प्लस, फिर ये कितना हुआ सॉल्व करने पे, 2/3 बन रहा है ये सॉल्व करने पे, 2 से 4 कैंसिल करोगे ना, और t का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर जे के, ये अपर लिमिट पुट करिए, और लोअर लिमिट पुट करोगे तो t की जगह जैसे 0 पुट करोगे ये 0 बन जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं लिखा। तो v इक्वल टू आंसर आ चुका है अपना, ये देखो 3 का क्यूब है, एक 3 कैंसिल कर दो, 3 का स्क्वायर बचेगा यानी कि 9, 9 इंटू 2 यानी कि 18 आई केप, और इधर है एक 3 कैंसिल करने के बाद में 6 जे केप। ये लो, ये आपका आंसर है कोई ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन है देखो, है ना। तो ये अपना आंसर आ गया, ये वेलोसिटी आ गई, आसान है एकदम। बच्चों काफी बच्चे ये कमेंट करते हैं कि सर हमें नोट्स कहाँ से मिलेंगे, तो बच्चों आपको नोट्स मिलेंगे हमारी ऐप के ऊपर। ऐप का नाम है फिजिक्स विद उमेश राजौरिया। ऐप के ऊपर आपको फिजिक्स नोट्स के अलावा केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नोट्स भी मिल जाएंगे। नोट्स तो आपको मिलेंगे ही, इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी चीजें ऐप के ऊपर मिलने वाली है, जैसे कि इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज,
जो हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं वो भी आपको ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। आपको चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर मिल जाएंगे जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको माइंड मैप और फॉर्मूला बुकलेट्स मिलेंगी जिससे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को प्रॉपर तरीके से बहुत कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के। ये जो ऐप है ये आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या ऐप का जो लिंक है वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं।